महाराष्ट्र सरकार में बड़ा फेरबदल। एनसीपी नेता अजीत पवार 40 कार्यकर्ताओं के साथ शिंदे सरकार में शामिल। डिप्टी सीएम बने अजीत पवार। डिप्टी सीएम बनने पर अजीत पवार का बयान। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का रहा प्रगति। आगामी लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, पीएम ने एनसीपी नेताओं को बताया था भ्रष्टाचारी, भाजपा में शामिल होते ही हुए आरोप मुक्त। सीएम अरविंद केजरीवाल, सीएम भगवंत मान ने छत्तीसगढ़ में जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस भाजपा मिलकर छत्तीसगढ़ को लूट रही है। सीएम भगवंत मान, सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पैरवी पर खर्च 55 लाख रुपए की वसूली पर सख्त। तत्कालीन सरकार से खर्च की होगी वसूली। कांवड़ यात्रा पर 4 जुलाई से बदल जाएंगे रास्ते। दिल्ली देहरादून हाईवे पर भारी वाहनों का रहेगा रूट डाइवर्जन। पुलिस ने जारी किया प्लान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ आरिस। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बलौदा की, जहां पर बलौदा जिले के अर्जुंदा नगर स्थित बाफना ज्वेलर्स दुकान में 24 व 25 जून की दरमियानी रात बड़ी चोरी करने वाले मुख्य आरोपी सहित कुल 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने करीब 1 किलोग्राम 300 ग्राम सोना व 31 किलोग्राम चांदी के जेवरात और घटना में प्रयुक्त तवेरा कार और मोटरसाइकिल को जब्त किया है। जब्त किए गए जेवरात की कीमत 85 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस द्वारा बलोद राजनांदगांव महाराष्ट्र के हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों का सुराग मिला। बताया गया कि घटना के मुख्य सरगना चरण सिंह और संग्राम सिंह की तलाशी में कई राज्यों की पुलिस लगी हुई थी। चोरी के कई मामलों में इनके लिप्त होने की संभावना बताई गई। ये अर्जुंदा थाना क्षेत्र का मामला था, जिसमें 24 और 25 की दरमियानी रात को लगभग 2 से 3:30 बजे के बीच में एक बड़ी चोरी हुई थी, जिस पर सुबह हमें सूचना मिली कि चोरी हुई है, तत्पश्चात माननीय पुलिस निरीक्षक महानिरीक्षक दुर्ग आनंद छाबड़ा जी के नेतृत्व में हमने एक टीम बनाई, जिसमें राजनांदगांव की भी टीम थी, दुर्ग की टीम थी, इवन खैरागढ़ और महाराष्ट्र की क्राइम टीम से भी हमने सपोर्ट लिया था। और 6 दिनों के अंदर में हमने सारे जो चोर थे, मुख्य 4 आरोपी थे, उनके अलावा उनकी रैकेट पार्टी, उनके अलावा जहां भी इन्होंने सामान जब्त किया था और जहां सामान बेचा था, वहां भी कुल 12 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। कोरबा जिले मानिकपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में चोर लगातार हावी हो रहे हैं। चोरों ने मुड़ापार में एक मकान को निशाना बनाते हुए घर से आभूषण और नकदी रकम को पार कर दिया। पीड़ित पक्ष ने मामले की जानकारी मानिकपुर पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में वाहन चालक के पद पर काम करने वाला कृष्णा राठौर पिछले दिनों ससुराल गया हुआ था। पत्नी को वहां पर छोड़ने के बाद में ड्यूटी चला गया। इस बीच अज्ञात चोरों ने उसके मकान का ताला तोड़ करके चोरी की घटना को अंजाम दिया। पड़ोसी के माध्यम से खबर मिलने पर कृष्णा तत्काल यहां पहुंचा। तब उसे मालूम चला कि अलमारी में रखे सोने के सभी आभूषण के अलावा नकदी 70,000 रुपये चोरी हो गए हैं। कृष्णा ने बताया कि इस घटना में लगभग 4 लाख रुपए की चपत उसे लगी है। पीड़ित पक्ष ने चोरी के मामले में मानिकपुर पुलिस को अवगत कराया। मैं हैं 28 तारीख को ससुराल मुड़ापार में मुड़ापार गया हूँ और मैं कल घर आया हूँ सुबह, तो ठीक था। और वो आज वो बगल वाली फ़ोन करके बताई है कि आप लोग का गेट खुला है। तो मिसेस मेरे को, मैं ड्यूटी गया था, तो बोली कि घर थोड़ी गए हो। तो मैं बोला मैं तो नहीं गया हूँ। तो दरवाज़ा फिर टूटा पड़ा है बोल के बोली। फिर हम लोग, फिर मैं तुरंत भागते आए। तो कहाँ का ताला तोड़े हैं, कुंडी तोड़ निकाले हैं? ये देख कुंडी तोड़े हैं, ये ताला को तोड़े हैं और ये हथौड़ी पड़ा है। अच्छा, क्या क्या लेके गए हैं? सोना ले गए हैं मिसेस का और 40,000 पैसा था। बच्चे के में ठेकली में और 30,000 के आसपास था। सोना कितना था? सोना तो आप 6 तोला का वो था, रानी का हार था और कान का था और बहुत सामान ले गए हैं। कोरबा जिले के एमपी नगर में बीते दिनों हुए डकैती के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 4 सहयोगी की तलाश जारी है।
गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से नकदी रकम सहित 20 लाख रुपए के आभूषण जब्त किए गए हैं। आरोपियों के एक मास्टरमाइंड पीड़ित पक्ष का रिश्तेदार बताया जा रहा है, जिसने आईपीएल सट्टा के चक्कर में लाखों का कर्ज चढ़ने के कारण इस घटना की योजना बनाई थी। बताया गया कि आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था। इस सिलसिले में पीड़ित पक्ष के भांजे प्रकाश निर्मलकर और उसके मित्र अनिल शर्मा को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूरा मामला जब्त कर लिया गया है। सिविल लाइन थाने में पिछले दिनों एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था 276/23 और आईपीसी की धारा 458 392 120 भी के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें एक घर से करीब 4 व्यक्ति घुसे हुए थे, नकाब लगाए हुए थे और इनके द्वारा घर में उनके परिजनों को भयपूर्वक उनको डराकर उनके हाथ पांव बांधकर घर में रखे कैश और सोना चांदी के जेवरात को लूट करके ले जाया गया था। इसमें अलग अलग टीमें लगी हुई थी। आज दिनांक को इसमें 2 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र के लातूर जिले के रेनापुर तहसील में चल रहे अवैध कारोबार पर सहायक पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम ने कार्रवाई की है, जिसमें 35 लोगों के खिलाफ मुंबई जुआ अधिनियम के तहत 3 अपराध दर्ज किए गए हैं और 3,84,000 का सामान बरामद किया गया है। बता दें कि एएसपी निकेतन कदम और अवर निरीक्षण IAS नमन गोयल के नेतृत्व में रेनापुर पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत शुरू मटका जुए के 3 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 35 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। रेनापुर थाने के जवान फरार आरोपी की तलाश कर रहे हैं। चाकुर तालुका के वडवाल जवल शिवरा में ट्रेन से गिर करके श्रद्धालु की मौत हो गई। मृतक की पहचान विट्ठल उर्फ बबन गणपत तलमवाट सेवालाल नागर के रूप में की गई है। श्रद्धालु की ट्रेन से गिरने से सिर और शरीर के अन्य स्थानों पर गंभीर चोटें लगने से दर्दनाक मौत हो गई है। रेलवे ट्रैक पर गश्त कर रहे गार्ड ने बताया कि मृतक के फोन पर आए रिश्तेदार के फोन से पता चला कि पंढरपुर से दर्शन करके वापस लौट रहा था। इस दौरान हादसे का शिकार हो गया। पुलिस निरीक्षक AS फाइलिंग के बाद चाकुर पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी गोविंद बोलांगे रवि वाघमारे अग्रिम कार्रवाई का संचालन कर रहे हैं। पिपलौदा तहसील के ग्राम पंचायत नौलखा में ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिलने पर जिला पंचायत सदस्य राजेश बरावा ग्राम नौलखा में पहुंचे। वहां जाकर के स्थिति देखी तो वहां पर पहली ही बारिश में ग्रामीणों के घर में पानी घुस रहा है और RCC रोड पर 2-2 फीट पानी भरा हुआ है, जो ठेकेदार की लापरवाही की वजह से ग्रामीणों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और स्कूल जाने के लिए बच्चों का भी यही रास्ता है। राजेश बरावा ने मौके पर पहुंच करके जनपद CEO को बताया कि और ग्राम पंचायत सचिव और पटवारी को मौके पर बुलाया और इस समस्या का समाधान करवाने के लिए तत्काल कटर मशीन से नाली बनवाने का कार्य चालू करवाया। बरावा ने बताया कि ये समस्या रोड बनाने वाले ठेकेदार की लापरवाही की वजह से हुई है, जिससे ग्रामीण बहुत से ज़्यादा परेशान हैं और समय पर इसका निराकरण करवाया जाए। मैं राजेश बरावा जिला पंचायत सदस्य जावरा विधानसभा से, और आज जावरा विधानसभा के नौलखा पंचायत से ग्रामीणों का फ़ोन आया कि बारिश तो ज़्यादा भारी हुई नहीं, लेकिन कम बारिश में ही मैंने वहाँ जाकर देखा कि CC रोड बना हुआ है, पर ठेकेदार की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही के कारण वहाँ पे इतना पानी भर गया कि लोगों के घर में पानी भर गया और लोगों को घर खाली करना पड़ा। और ख़ासकर वहाँ जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं या मंदिर जाते हैं तो उसमें पानी में 2-2 फीट पानी भरे हुए उसमें बच्चे जाते हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मैंने आज जिला प्रशासन और जनपद के CO साहब से चर्चा करी है। आज उनको बोला कि वहाँ जाके देखें मौके पर और उसकी स्थिति को संज्ञान में ले। इंदौर की जेल में बंद भूमाफिया दीपक जैन जेल से बाहर आने के लिए कई जतन कर रहा है, लेकिन उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिर एक बार तिलक नगर थाने पर उसके खिलाफ 420 पे केस दर्ज किया गया, जिसमें 2 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया।
पूरे मामले में तिलकनगर पुलिस ने अधिकारी के निर्देशन में 420 सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो वहीं दीपक अभी जेल में है और उसके साथ आरोपी बताए गए 2 अन्य लोगों की पुलिस तलाश में जुटी है। हमें तिलकनगर थाने पे हमें शिकायत आवेदन प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जो है सिद्धार्थ पोखरना उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनकी जो त्रिशला गृह निर्माण सहकारी संस्था जिसमें उनका प्लॉट था। फरीदाबाद से खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने की छापेमारी। डिपो धारकों पर टीम की हुई है कार्रवाई। सेक्टर 31 स्थित डिपो पर छापा पड़ा है। राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत में जांच में गेहूं, चीनी, बाजरे में मिली अनियमितता। तो डिपो धारकों पर टीम की कार्रवाई हुई है। बता दें कि सेक्टर 31 स्थित डिपो पर छापा पड़ा। राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत मिली है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे एसीपी राजेश चेनी ने कार्रवाई करते हुए सेक्टर 31 स्थित डिपो पर छापा मारा। राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत लगातार मिल रही थी। तो राशन को लेकर के अनियमितता मिल रही थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। अगली बड़ी खबर पानीपत से है, जहां पर समालखा जीटी रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो समालखा जीटी रोड पर तेज रफ्तार का कहर। एनएचआई पर चल रहा है मेंटेनेंस का काम पर लगे मजदूर की मौत हो गई। कार चालक घायल बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम करा करके पानीपत शव गृह भेजा। एनएचआई पर चल रहे मेंटेनेंस का काम पर लगे मजदूर की मौत, कार चालक घायल। तो पानीपत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर समालखा जीटी रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सेक्टर 28 के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया। भवन के निर्माण में 2 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। इस मौके पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुफ्त की चीज़ों का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा होता है और देश को विकसित बनाने के लिए फ्री की रेवड़ियाँ काम नहीं आती हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बल्लभगढ़ में पलवल के तक मेट्रो रेल परियोजना का घोषणा की थी, जिस पर तीसरे दिन ही काम शुरू हो गया और ग्राउंड पर टीम काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो रेल परियोजना बनकर के तैयार होगी। उन्होंने कहा कि आज सेक्टर वासियों को काफ़ी अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बड़े से बड़ा प्रोग्राम भी यहां पर आयोजित किया जा सकता है। देखिए 28 सेक्टर में आज 2 करोड़ 14 लाख की लागत से एक सामुदायिक भवन यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पुराना था, बहुत छोटा था। तो मुख्यमंत्री जी के सहयोग से आज यहाँ पर नए कम्युनिटी सेंटर का आज हमने शुभारंभ किया है। बहुत खूबसूरत है, आप देख रहे हैं, अपने तरह का अलग कम्युनिटी सेंटर है। बड़े से बड़ा कार्यक्रम इतना बड़ा बनाया गया, उसमें हो सकता है। तो लोगों की ज़रूरत थी और सिर्फ कम्युनिटी सेंटर नहीं, शहर में हर वो काम हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ है। और चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, हाईवेज़ की बात हो, पुलों की बात हो, बिजली की बात हो, पीने के पानी की बात हो, सड़कों की बात हो, सुंदर पार्कों की बात हो, एलईडी लाइटों से चमचमाती गलियां हो और स्टेडियम हो, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। हरियाणा के बिजली मंत्री रंजत चौटाला
प्रदेश में स्मार्ट बिजली व्यवस्था के दावे करते हुए स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान चलाते हुए, लेकिन सिर्फ स्मार्ट मीटर लगा देने से लचर बिजली व्यवस्था स्मार्ट नहीं हो जाएगी। आज भी जगह जगह बिजली के ट्रांसफार्मर जमीन पर लगे हुए हैं और खुली तारें हमेशा दुर्घटनाओं को न्योता देती दिखाई देती हैं, जिनकी चपेट में आने से आए दिन बेजुबान पशु जहां अपनी जान गंवा रहे हैं, तो वहीं आम आदमी भी हमेशा डर के साए में यहां से गुजरता है। लोगों का कहना है कि आए दिन ज़मीन पर पड़े हुए ट्रांसफार्मर बेजुबान पशुओं की जान ले रहे हैं। कई बार इंसान और बच्चे भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। उनका कहना था कि बारिशों के मौसम में शहर में वाटर लॉकिंग होना आम बात है। ऐसे में ज़मीन पर पड़े ट्रांसफार्मरों से पानी में करंट की पूरी संभावना बनी रहती है, जो किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। जी बहुत है, जो ट्रांसफार्मर सड़कों पे वैसे रखे रहते हैं, गलियों में मोहल्लों में दिक्कत आती रहती है। बारिश का मौसम चल रहा है, किसी को पशु को किसी व्यक्ति को परेशानी रहती है करंट की। मेरी निवेदन है बिजली विभाग से इसका समाधान करें जल्दी से जल्दी। लापरवाही बिजली बोर्ड की है क्योंकि ट्रांसफार्मर हमेशा ऊपर होना चाहिए जी। नीचे ज़मीन में रहेगा तो बारिशों में पानी आता है और खंभे हो साथ में कोई गिल्ड हो तो उसमें करंट आने का डर रहता है, उससे कोई भी हादसा हो सकता है। इससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बारिश के टाइम में पानी भरने के कारण करंट उतर आता है नीचे तारों में या ट्रांसफार्मर में, जिस वजह से किसी पशु को या व्यक्ति को करंट लगने का खतरा होता है। और पशु तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, कभी भी मुँह मार सकते हैं। स्पार्किंग हो जाती है कई बार, तो ये बिजली बोर्ड को सुरक्षित करने चाहिए जिस वजह से मतलब किसी को कोई समस्या ना। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने फतेहाबाद जिले में जनसभा करते हुए एक बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि भाजपा जजपा गठबंधन में लोकसभा चुनाव 2024 लड़ेगी या नहीं, ये चुनाव के समय तय किया जाएगा। फिलहाल भाजपा 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने के लिए तैयार कर रही है और अपने बलबूते पर अगली सरकार बनाने की भी तैयारी में जुटी है। जजपा भी चुनावी रण में डटी है और चुनाव की तैयारी कर रही है। ओम प्रकाश धनखड़ फतेहाबाद में भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करने आए हुए थे। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी आंतरिक कलह में उलझी हुई है, जिसके चलते अभी तक किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को जिला लेवल तक को क्या स्टेट बॉडी भी नहीं बनाने दी। कांग्रेस पूरी तरह से सिकुड़ चुकी है और इसका कारण हुड्डा पिता पुत्र है, जिन्होंने किसी को काम करने नहीं दिया। कि भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन चले हुए हैं। फतेहाबाद जिले में भी टोहाना विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो गया है और आज फतेहाबाद विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। उसी के निमित्त आज मैं फतेहाबाद आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी हर 60 बूथ पर 15 घरों पर एक कार्यकर्ता खड़ा कर रही है और वो कार्यकर्ता सेवादार के रूप में, केयर टेकर के रूप में उन 15 घरों को संभालें। केंद्र की जो योजनाएं हैं और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और उसमें वो उसका माध्यम बने। मान लो किसी की वृद्धावस्था पेंशन बननी है, नहीं बनी है, किसी के चिरायु कार्ड बनना है, नहीं बना है, किसी की जो है आयुष्मान कार्ड में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको कोई समाधान होना है। तो जितनी भी केंद्र और राज्य सरकार की सेवाएं हैं उस सबका वो माध्यम बने। इस नाते से हम एक बड़े व्यापक संगठन जो है पूरे प्रदेश में खड़ा कर रहे हैं। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने महेंद्रगढ़ के लोक निर्माण विश्राम गृह में दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को अपना खुद का निजी काम करने के लिए सरकार बहुत कम ब्याज पर ऋण मुहैया करवा रही है। दिव्यांगजन आज किसी भी क्षेत्र में किसी से काम कम नहीं है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या फिर गैर सरकारी नौकरी हो। दिव्यांगजनों के लिए सरकार ने भी 4% सरकारी नौकरी के आरक्षित दिए हुए हैं। दिव्यांगजनों को इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए आयोजित खुला दरबार में आने वाली ज़्यादातर समस्याओं का मौके पर ही निवारण शुरू किया था। कुछ शेष बची शिकायतों का अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। महेंद्रगढ़ की वीरों की इस भूमि पर महेंद्रगढ़ जिले के तमाम दिव्यांगजन
उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, उनको सरकार की योजनाओं से परिचित कराने के लिए और ज़िले में दिव्यांगजन संबंधी लगभग 20 विभागों के अंदर जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की समीक्षा करने के लिए मेरा आगमन हुआ है और यहाँ अनेक दिव्यांगजन ने अपनी समस्याओं को रखा है। अनेकों की और समस्याएं सुनी जाने वाली हैं। यह कार्यक्रम पीछे भी था, पीछे नारनौल में हुआ था और वहाँ पर 3 बार इसी प्रकार का खुला दरबार दिव्यांगजन के लिए लगाया जा चुका है और आज भी महेंद्रगढ़ जिले का ये दूसरा कार्यक्रम है। हरियाणा के पलवल जिले में नेशनल हाईवे पर खड़ी दिल्ली से मथुरा वृंदावन जा रहे श्रद्धालु की बस को एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल भी हुए, जिन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया है। इस हादसे के बाद चालक ट्रक को मौके पर छोड़ करके मौके से फरार हो गया। मुंडकटी थाना प्रभारी सचिन कुमार का कहना है कि मृतकों के परिजनों की शिकायत पर मामले में ट्रक के अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज करके ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया गया है, जबकि चालक अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही चालक को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चले हुए वृंदावन और मथुरा के लिए जाना था और ये जो पलवल टोल पुराना टोल है वहाँ पे शिवा ढाबे के पास इन्होंने बस रोकी थी नाश्ता पानी करने के लिए। वहाँ पीछे से एक ट्रक आया, उस ट्रक ने पीछे से गाड़ी में जो है मतलब टक्कर मारी और जिस टक्कर लगने के कारण जो है उसमें कम से कम 15 से 20 लोग घायल हो गए और 2 लोगों की वहीं मौके पर मौत हो गई। और जिनकी मौत हुई है उनके क्या नाम है? उनका तो अर्चना सनोप रवि शर्मा और दूसरा रवि सनोप जो है क्या नाम है उनका, छोटे लाल, रवि सनोप छोटे लाल। शिकायत दे दी आपने? हाँ शिकायत दे दी, लिखित में शिकायत दे दी। ये टूरिस्ट बस थी, दिल्ली से वृंदावन जा रहे थे घूमने के लिए। तो ये तुमसरा टोल के पास चाय पीने के लिए शिवा ढाबा है, उस पर रुके थे। बस को साइड में लगा के चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक ट्रक ने आके बस में हिट कर दिया, जिसमें एक लेडीज और एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8-9 इंजर्ड हुए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक तरफ जहां पूरे देश और प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लागू किए जाने को लेकर के चारों ओर चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा का कहना है कि अगर कोई नया कानून आ रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि यूसीसी में किन किन चीज़ों का समर्थन या विरोध होना चाहिए। जब तक ड्राफ्ट सामने ना आए तब तक बहस का मेरी समझ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहस हो रही है। 1 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यूसीसी के बहाने हिंदू और मुस्लिम खाई को बढ़ाने की चर्चा रात दिन हो रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई अमेंडमेंट हो रहा है, कोई नया कानून आ रहा है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि यूसीसी लाएंगे। यूसीसी में क्या क्या चीज़ें लाएंगे, किन किन चीज़ों का समर्थन या विरोध होना चाहिए, जब तक वो ड्राफ्ट सामने ना आए तब तक इस बहस का कोई मतलब मेरी समझ से नहीं है। लेकिन बहस हो रही है, 1 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यूसीसी के ज़रिए हिंदू और मुस्लिम खाई को बढ़ाने की कोशिश, चर्चा हो रही है, रात दिन बहस हो रही है। तो जो चैनल इस पर बहस करा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि सरकार का प्रचार करने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। वहीं बरेली के आला हजरत परिवार की बहू रही निदा खान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक के बाद अब मुस्लिम महिलाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी बीजेपी सरकार ने कर ली है। बता दें कि आला हजरत दरगाह का दुनिया भर में नाम है। आला हजरत परिवार की बहू रही निदा खान ने समान नागरिकता संहिता का समर्थन किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं पर हमेशा 3 तलाक की तलवार लटकी रहती है। समान नागरिकता महिला से उनका भविष्य सुरक्षित होगा। बता दें कि निदा खान 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई भी लड़ चुकी हैं। यूसीसी के प्रस्ताव के
मैं निदा खान बरेली से। मैं आला हज़रत हेल्पिंग सोसाइटी चलाती हूँ, साथ ही साथ आला हज़रत ख़ानदान की बहू हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस टाइम यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बहुत सारी बहस चल रही है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो मुस्लिम समाज है उसकी महिलाएं इसे सपोर्ट करती हैं। वो चाहती हैं कि ये बिल आए और उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो परेशानियां उन्होंने झेली हैं तो वो ये नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी झेले, या हमारी बेटियां या हमारी बहनें इन सब चीज़ों के बीच में से गुजरें। जैसे कि हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ सारे कानून हम सबके लिए एक जैसे। अगर मर्डर की सज़ा सामने वाले के लिए फांसी है तो वो हमारे लिए भी है, तो क्यों ना इसे शादी और तलाक पे भी लागू करा जाए। जैसे कि एक महिला का केस चल रहा है कोर्ट में, तो आदमी ने अपनी लाइफ मूव ऑन कर लेता है, वो दूसरी शादी कर लेता है, अपने बच्चे कर लेता है, पहली बीवी के जितने अधिकार है वो छीन के दूसरी बीवी को दे देता है, गैर शरई तरीके से शादियां कर लेते हैं, बिना इजाज़त लेके शादी कर लेते हैं। तो ये सब एक तरीके से इतना महिला का उत्पीड़न हो जाता है कि वो ऐसे जीवन जीने के लिए उसको मजबूर कर दिया जाता है जिसके लिए वो बनी ही नहीं है। उसका पति होने के बावजूद उसे विधवा जैसा जीवन मिलता है। तो हम सब महिलाओं का यही आग्रह है कि इस बिल को लागू करना चाहिए। ये महिलाओं के हक के लिए बहुत बेहतर है। जहाँ मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उत्पीड़न है हम लोग के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। बागपत के रटौल के एक युवक को पुलिस जुए के मामले में पूछताछ के लिए रटौल पुलिस चौकी लेकर के आई थी। परिजनों का आरोप है कि युवक की जमकर की पिटाई की गई और घायल अवस्था में परिजनों को सौंप दिया गया, जहां उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने रटौल बस स्टैंड पर युवक का शव रख करके जमकर के हंगामा किया और पुलिस ने तीखी झड़प भी हुई। ग्रामीणों ने आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और आला अधिकारियों को बुलाने की मांग की है। बच्चा चला गया जंगल में, वहाँ जाके खड़ा हो गया और पुलिस वालों ने इसमें बहुत बड़ा बजाया। 3 पुलिस वालों ने इतना मारा कि मैं 5 मिनट लगी वो मेरे बच्चे को मेरे दौरे से गया। मुझे आप भी दे गया पापा, अभी कालो मैं अभी आ रहा हूँ, और 5 मिनट में आ लेने का भैया तुम्हारे लमडे को पुलिस वाले मार रहे, बहुत बुरी तरह है। जहां पर गंगा किनारे स्थित वन क्षेत्र में तेंदुओं ने दस्तक दी है। जनपद के स्याना तहसील क्षेत्र में गंगा किनारे स्थित गांव बस्सी बंगर और निरामपुर के जंगलों में तेंदुए होने के प्रमाण मिले हैं। कई ग्रामीणों ने भी जंगल में तेंदुआ देखे जाने की पुष्टि की है। बता दें कि जंगल में घास चर रहे पशुओं के झुंड में एक बछड़े को तेंदुआ उठा ले गया। पशु चरा रहे किसानों के शोर मचाने पर एकत्रित हुए ग्रामीणों की भीड़ को देख करके तेंदुआ बछड़े को मार करके थोड़ी दूर जाकर के छिप गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग कर्मचारियों की टीम ने मरे हुए बछड़े की जानकारी लेते हुए निरीक्षण किया। डीएफओ ने बताया कि जंगल हिरणों की कई प्रजातियों से, यानी कि जैसे कि सेही, जंगली सकूर, नीलगाय आदि जानवर काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। ये उसके पंजे का निशान है, ये वाला यहाँ से, ये वाला भी। नोएडा के सेक्टर 76 मार्केट में लुटेरों द्वारा कार को लूट लिया गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपितों की तलाश कर रही थी। खुफिया इनपुट के बाद सेक्टर 79 के पीछे कच्चे रास्ते पर हुई मुठभेड़ में कार बरामद किया गया है। 13 के अंतर्गत एक सूचना अनमोल मित्तल के द्वारा दी गई थी कि कुछ लोगों के द्वारा उनकी गाड़ी और कुछ सामान जो है वो छीन लिया गया है। उसमें 392 का अभियोग पंजीकृत करते हुए उसके लिए 5 टीमों का गठन किया गया था। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग ये सूचना प्राप्त हुई थी कि सेक्टर 78 की तरफ से एक क्रेटा गाड़ी आ रही है जिसमें कुछ लोग सवार हैं। पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई और 79 के कच्चे रास्ते पर जो है वो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया, जिसमें जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति जिसका नाम नवीन है वो घायल हुआ है, उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। साथ ही 2 व्यक्ति जो वहाँ मौके से फरार हो गए हैं, उनकी कॉम्बिंग की जा रही है और जो लूटी हुई गाड़ी थी वो बरामद कर ली गई है। शेष जो सामान है, जो व्यक्ति वांछित है, उनको जो है वो जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा।
फर्रुखाबाद में किसान व्यापारी ने 40 लाख रुपए गबन के चलते परेशान होकर के खौफनाक कदम उठा करके अपने बच्चे व पत्नी पर गड़ासे से हमला करके खुद को फांसी लगा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। व्यापारी किसान के हमले से पत्नी और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। 5 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं किसान ने घर के पास मौजूद पेड़ में फांसी लगा करके आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को मिली तो ग्राम में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल भेजा। दोनों मृतकों की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर स्थानीय पुलिस और अधिकारियों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे एसपी विकास ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि मृतक दिनेश ने ग्राम में चल रहे एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिखित सुसाइड नोट ग्रुप में पोस्ट किया है, जिससे कंपनी के साथ उसमें कार्यरत कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए गबन की बात सामने आई। व्यापारी किसान ने आसपास के कई ग्रामीणों किसानों से मक्का खरीद की गई थी। मौके पर एसपी विकास कुमार ने बताया कि दिनेश कुमार ने अपने बच्चे व पत्नी पर हमला किया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। पूरे मामले में पैसे के लेन देन का मामला सामने निकल करके आ रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। महिला की कंडीशन स्टेबल है। अच्छा, नॉट सीरियस। 30 ईयर ओल्ड फीमेल, जहानगंज रेजिडेंस। ओके, ठीक है सर। क्या कुछ चोट वगैरह के निशान वगैरह पाए गए हैं कुछ शरीर में? कुछ अभी आपने प्राथमिक इंजरी मार्क ऑन बॉडी, वन इन chin and second in right hand. Both are simple in nature. यहाँ थाना जहानगंज क्षेत्र में दिनेश यादव नामक व्यक्ति जो अपने घर में सो रहा था और सुबह उठते ही ऐसा उसके परिवार वालों के द्वारा बताया जा रहा है कि उसने अपनी पत्नी के ऊपर, अपनी बच्ची के ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर वार किया, जिसमें पत्नी उसकी गंभीर रूप से घायल है, बच्चे की मृत्यु हो गई है और बच्ची आंशिक रूप से घायल है। और उसके बाद खुद जब उसकी बच्ची की बुआ ने जब गेट खुलवाया, उसके बाद वो खुद घर से निकलकर 200 मीटर दूर जाकर एक पेड़ से लटक कर सुसाइड कर लिया। एक दिवसीय दौरे पर बिजनौर पहुंचे मुरादाबाद मंडल के नवागत डीआईजी मुनिराज ने सबसे पहले बिजनौर पुलिस लाइन पहुंच करके पुलिस लाइन के सभागार में आगामी कांवड़ यात्रा, शिवरात्रि व मुहर्रम त्योहार के मद्देनजर जिले के सभी सीओ, थाना प्रभारियों व एडिशनल एसपी के साथ मीटिंग की। आगामी कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण आदि बिंदुओं पर बारीकी से समीक्षा करके अफसरों को निर्देश दिए। इसके बाद डीआईजी बिजनौर के कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने पहुंचे। कंट्रोल रूम में पहुंच करके निरीक्षण किया। डीआईजी ने देर रात उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर स्थित कोटावली पुलिस चौकी पर पहुंचे, वहां पर कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। डीआईजी ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिए। आज मुरादाबाद रेंज में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में हमारा पहले विजिट था है। आज हमने पूरा एसएचओस, सीओस और एडिशनल एसपी सभी से हमने मीटिंग कराया है। मीटिंग में मैंने सावन का तैयारी के रिव्यू किया है और साथ साथ बाकी त्यौहार और क्राइम के बारे में रिव्यू किया। एकदम पूरा तैयारी बहुत अच्छी है और यहाँ पे एसएसपी साहब ने पूरा अच्छी तैयारी करके रखा है। हमको उम्मीद है यहाँ पे सावन अच्छी तरीके से सब कुछ संबंध करेंगे। इसके साथ साथ मैंने सभी जो मेन रूट का जो कांवड़ यात्रा का रूट है उसके भी मैंने निरीक्षण किया। वहाँ पे तैयारी के बारे में मैंने रिव्यू किया हूँ और हरिद्वार बॉर्डर में जो हमारा कांवड़ एंट्री हो रही है वहाँ पे जाके चौकी की चेक किया है, वहाँ पे भी देखा है। बाकी उनको भी निर्देश दिया हर जगह सीसीटीवी कैमरा के मदद से निगरानी रखने के लिए, साथ साथ रूट डाइवर्शन प्लान का अच्छी तरीके पालन कराने के लिए भी। खबर फतेहपुर से है, जहां पर किशनपुर थाना क्षेत्र के थुरियानी गांव में पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारने का मामला सामने आया। बता दें कि युवक को कनपट्टी में सटा करके तमंचे से गोली मारी गई। गनीमत रही कि युवक की जान बच गई। गोली लगने के बाद युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों की माने तो पुरानी रंजिश को लेकर के गाँव का ही एक युवक काफ़ी दिनों से खुन्नस मान रहा था। उसी के चलते गाँव के बाहर चबूतरे में बैठे युवक से पहले कहासुनी हुई, उसके बाद उसने तमंचा सटा करके उसके कनपट्टी में गोली मारने की गनीमत मार दी। गनीमत रही कि युवक ने अपना हाथ लगा दिया और छर्रे उसके चेहरे, हाथ समेत कई जगह लगे। फिलहाल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए पड़ताल शुरू कर दी है।
मिश्री लाल आए हुए हैं। मिश्री लाल के गनशॉट के निशान हैं, वो जले हुए जो पार्टिकल होते हैं बारूद के, वो पूरे चेहरे पर और शरीर पर, सीने पर हैं, और साथ में उंगलियों पर भी काफ़ी कालापन है। लेकिन गोली ऐसा लग रहा है कि जबड़े को छूते हुए निकल गई है, और असली चीज़ तो ये पता चलेगा एक्सरे के बाद कि कोई अंदर खतरा है कि नहीं है, लेकिन फिलहाल ऐसा अभी मरीज खतरे से बाहर लग रहा है। खबर गाजीपुर से है, जहां पर मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी के खिलाफ कानून का प्रहार लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई के मिड टाउन होटल पर भारी फोर्स के साथ एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी की गई। एसडीएम के नेतृत्व में भारी फोर्स के साथ बिजली विभाग, फायर विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, जीएसटी की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस बात की पुष्टि मोहम्मदाबाद एसडीएम ने की है। शिकायतें हम लोगों को काफ़ी मिल रही थी। यहाँ पे लोग रात में रुकते हैं और यहाँ की गतिविधियाँ ठीक नहीं है, और इसलिए जो है सारी टीम ने इसकी जांच की है और सभी टीमों ने लगभग जांच कर ली है, और जैसी रिपोर्ट आएगी उसका कार्रवाई की। कौन कौन सी टीम सर? टीम में कौन? टीम में फूड सेफ्टी ऑफिसर थे, हमारे जिला पूर्ति अधिकारी थे, जीएसटी के लोग थे, फायर सेफ्टी थी, बिजली विभाग की टीम थी और रेवेन्यू की। खबर यूपी की बस्ती से है, जहां पर सरकार जनपद वॉर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवा रही है, जिससे जनपद वासियों को अपने ही जनपद में बेहतर और त्वरित उपचार मिल सके। लेकिन बस्ती मेडिकल कॉलेज का हाल काफ़ी बेहाल है। यहाँ अन्य ज़रूरी चिकित्सीय सुविधाओं के साथ ही मरीजों के लिए वेंटिलेटर भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस्ती के महर्षि वरिष्ठ मेडिकल कॉलेज में एक भी वेंटिलेटर नहीं है। सरकार द्वारा बस्ती मेडिकल कॉलेज को 156 वेंटिलेटर दिया गया है, लेकिन उसमें से सिर्फ नाम मात्र के वेंटिलेटर परफॉर्मिंग है, बाकी के सभी स्टोर रूम में पड़े हैं, धूल फाक रहे हैं। अगर बात की जाए मरीज के रेफर करने की, तो पिछले 1 महीने में बस्ती मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर की ज़रूरत वाले 100 से अधिक मरीजों को रेफर किया गया है, जबकि यहाँ पर 156 वेंटिलेटर की ज़रूरत वाले मरीजों को भर्ती किया जा सकता है। मेडिकल कॉलेज संबंध कैली हॉस्पिटल के सीएमएस डॉक्टर एएन प्रसाद ने बताया कि उनके यहाँ पर स्टाफों की भारी कमी है। उनको 12 अतिरिक्त वेंटिलेटर टेक्नीशियन की ज़रूरत है, जिससे स्टोर रूम में पड़े बाकी के वेंटिलेटर को भी चलाया जा सके। हमारे यहाँ 156 वेंटिलेटर हैं, जिसमें से 25 प्लस इमरजेंसी मिला करके करीब 28 वेंटिलेटर हमारे इस वार्ड में है। बाकी वेंटिलेटर जो हैं वो हैं स्टोर में, फंक्शनल हैं। उसमें से कुछ एक जो है अभी आउट ऑफ ये है, फंक्शनल नहीं है, जिसको ठीक कराने की ज़रूरत है। और वेंटिलेटर क्योंकि आज के डेट में वो कोविड के समय आया था, और आज हमारे पास ऑपरेटर नहीं है। जो हमारे वेंटिलेटर चल रहे हैं पीआईसी, एनआईसी और इमरजेंसी में, उसके लिए जो कोविड के समय हमारे जो टेक्नीशियन यहाँ थे, उनको एक प्रशिक्षण दिया गया था, उनके द्वारा ये चल रहा है। और बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र से है, जहां पर बरसात का पानी निकलने को लेकर के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक अधेड़ महिला की दबंगों ने पीट करके हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर के मौके पर स्थानीय पुलिस और जिले के आला अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों के घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वो दोनों पक्षों की मारपीट में एक महिला की मौत हो गई है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूरे मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। देवा के ग्राम टेरा खुर्द में बरसाती पानी की निकासी को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक महिला के सिर में चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। दोनों पक्षों से जो लोग घायल थे उनको अस्पताल भेज दिया गया है। तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर शांति है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ पर पुलिस भी तैनात कर दी गई है। खबर सहारनपुर से है, जहां पर डीआईजी अजय साहनी ने चंद्रशेखर आज़ाद पर हुए हमले का खुलासा किया है। डीआईजी अजय साहनी एसएसपी विपिन ताड़ा ने प्रेस वार्ता करके घटना का खुलासा किया। चंद्रशेखर पर गोली चलाने वाले आरोपी विकास उर्फ पोपट निवासी गांव रणखंडी देवबंद सहारनपुर, विक्की उर्फ विकास निवासी
करनाल लवीश उर्फ अभिषेक निवासी रणखंडी देवबंद सहारनपुर, प्रशांत निवासी रणखंडी देवबंद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया है। 315 बोर के 2 तमंचे बरामद हुए हैं। हत्या के उद्देश्य से किया गया था यह हमला। बता दें कि रोहाना टोल प्लाजा से हमलावर पीछा कर रहे थे। 5 टीमों को लगाया गया था। वो पीछे बैठा हुआ था। एक लड़का लविश है जो ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था और एक लड़का प्रशांत है जो ड्राइवर के जस्ट पीछे बैठा था। इस तरह गाड़ी में कुल 4 लड़के थे। विक्की गाड़ी चला रहा था, लविश उसके बगल में बैठा था, विक्की हरियाणे के पीछे प्रशांत बैठा हुआ था और लविश के पीछे विक्की रणखंडी बैठा हुआ था। जो फायरिंग की गई वो पीछे के दोनों लड़कों द्वारा की गई है और ये 315 बोर के तमंचे से फायर किया गया है। जो प्रशांत ड्राइवर के पीछे बैठा था उसने 1 राउंड फायर किया है और जो लविश के पीछे बैठा था विक्की रणखंडी, इसने 2 राउंड फायर किए हैं और चलती गाड़ी से फायरिंग की गई है। फायरिंग करने के पश्चात ये लोग वहाँ से भागे और गाड़ी में तेल खत्म हो गया तो एक गांव में इन्होंने गाड़ी छोड़ दी और इसके बाद गाड़ी छोड़ के खेतों की तरफ भागे और यहाँ से ये अपने आप को ये शिफ्ट अपने हरियाणा चले गए। फतेहपुर जिले के भंडारे में निमंत्रण के बाद घर वापस निकल रहे बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग में बीजेपी नेता के कान और कंधे पर गोली लगी। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा बीजेपी के जिला अध्यक्ष और विधायक भी मौके पर पहुंचे। बीजेपी नेता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस घटना को अंजाम देकर के आरोपियों की तलाश में जुटी है। धाता थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव निवासी दयाशंकर द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष हैं। दाता कस्बा निवासी बीजेपी मंडल अध्यक्ष देवेश त्रिपाठी शिवालय मंदिर में भंडारे का आयोजन किया था। भंडारे का प्रसाद खाने के बाद देवेश वापस घर के लिए निकल रहे थे। हमलावरों ने मंडल उपाध्यक्ष पर ताबड़तोड़ गोली बरसानी शुरू कर दी। खागा विधानसभा के धाता मंडल में हमारा युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष दया सागर, मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। विपक्ष की मानसिकता रखने वाले कुछ लोग जो विधानसभा चुनाव या प्रधानी के चुनाव से खुन्नस रखे हुए थे, उन लोगों ने एक भंडारे में इसके ऊपर हमला किया। पहली गोली कान को छूते हुए निकल गई, दूसरी गोली इनकी बाह को फाड़ते हुए बाह के अंदर घुस गई है। तो जैसे मुझे वहाँ से फ़ोन आया, तुरंत हमने वहाँ पे संबंधित एसओ से बात किया, कप्तान से बात किया। तुरंत पुलिस हरकत में आई। वो लोग गोली मार के फ़रार हो गए हैं। पुलिस उनकी खोजबीन कर रही है। तुरंत कार्यकर्ता को रिफ़र करा के वहाँ से जिला चिकित्सालय फतेहपुर लाया गया। थाना धाता अंतर्गत दयाशंकर द्विवेदी पुत्र शिवाकांत द्विवेदी जो भंडारे के कार्यक्रम से निमंत्रण खाकर जा रहे थे, उनको उनके पटीदार अंकित द्विवेदी द्वारा गोली मारी गई है, जिनको इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत ठीक है। जो है मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। घटना कारण क्या बताया जा रहा है? क्यों घटना का कार्यक्रम जो कारण बताया जा रहा है पुरानी रंजिश का है। शायद पहले पूर्व में इनका कुछ विवाद था। जो है अभी हम कारणों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में किसान व्यापारी ने 40 लाख रुपए गबन के चलते परेशान होकर के खौफनाक कदम उठा करके पहले अपने बच्चे व पत्नी पर गड़ासे से हमला करके खुद को फांसी लगा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। व्यापारी किसान के हमले से पत्नी और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। 5 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं किसान ने घर के पास मौजूद पेड़ में फांसी लगा करके आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को मिली तो ग्राम में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल लोहिया भेजा। दोनों मृतकों की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंच करके सूचना अधिकारी को दी गई। मौके पर पहुंचे एसपी विकास ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि मृतक दिनेश ने ग्राम में चल रहे एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिखित सुसाइड नोट ग्रुप में पोस्ट किया है, जिससे कंपनी के साथ उससे कार्यरत कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए गबन की बात सामने आई। व्यापारी किसान ने आसपास के कई ग्रामों से किसानों से मक्का खरीद की गई थी। मौके पर एसपी विकास कुमार ने बताया कि दिनेश कुमार ने अपने बच्चे व पत्नी पर हमला किया, जिसमें बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। पूरे मामले में पैसे के लेन देन का मामला निकल करके सामने आ रहा है, जिसकी जांच की जा रही है।
यूपी की योगी सरकार सुशासन के दावे जो भी करे, हकीकत देखें तो प्रशासनिक स्तर पर सरकार के सुशासन के दावों को जिम्मेदार पलीता लगा रहे हैं। मामला बस्ती जिले का है, मगर आज हम बस्ती जिले के बदहाल स्वास्थ्य और सुविधाओं के विकास कार्यों में घपलेबाजी के जिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे वो मात्र वानगी भर है। ऐसी शिकायतें सिर्फ एक जिले की नहीं है, सूबे के दूसरे कई जिले के कमोवेश यही हालात हैं। ज्यादातर जिलों में जिम्मेदार लगातार सरकार की किरकिरी करा रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। यूपी की योगी सरकार जनपद वॉर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवा रही है, जिससे जनपद वासियों को अपने ही जिले में बेहतर और तुरंत उपचार मिल सके। लेकिन बस्ती मेडिकल कॉलेज का हाल बेहाल है। यहाँ अन्य जरूरी चिकित्सीय सुविधाओं के साथ ही मरीजों के लिए वेंटिलेटर भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस्ती के महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज में एक भी वेंटिलेटर नहीं है। सरकार द्वारा बस्ती मेडिकल कॉलेज को 156 वेंटिलेटर दिए गए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ नाम मात्र के ही वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। बाकी के सभी स्टोर रूम में पड़े धूल फाक रहे हैं। अगर बात की जाए मरीज के रेफर करने की, तो पिछले 1 महीने में बस्ती मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर की जरूरत वाले 100 से अधिक मरीजों को रेफर किया गया है, जबकि यहाँ पर 156 वेंटिलेटर की जरूरत वाले मरीजों को भर्ती किया जा सकता है। वहीं मेडिकल कॉलेज से संबंध कैली हॉस्पिटल के सीएमएस डॉक्टर AN प्रसाद ने बताया कि उनके यहाँ स्टाफ की भारी कमी है। उनको 12 अतिरिक्त वेंटिलेटर टेक्नीशियन की जरूरत है, जिससे स्टोर रूम में पड़े बाकी के भी वेंटिलेटर को चलाया जा सके। हमारे यहाँ 156 वेंटिलेटर हैं, जिसमें से 25 प्लस इमरजेंसी मिला करके करीब 28 वेंटिलेटर हमारे इस वार्ड में है। बाकी वेंटिलेटर जो हैं वो हैं स्टोर में, फंक्शनल हैं। उसमें से कुछ एक जो है अभी आउट ऑफ ये है, फंक्शनल नहीं है, जिसको ठीक कराने की ज़रूरत है। और वेंटिलेटर क्योंकि आज के डेट में वो कोविड के समय आया था और आज हमारे पास ऑपरेटर नहीं है। जो हमारे वेंटिलेटर चल रहे हैं PIC, NIC और इमरजेंसी में, उसके लिए जो कोविड के समय हमारे जो टेक्नीशियन यहाँ थे उनको एक प्रशिक्षण दिया गया था, उनके द्वारा ये चल रहा है। बता दें कि बस्ती जिले में चिकित्सा सुविधा ही बदहाल नहीं है, कई दूसरे विभागों की कार्य प्रणाली दुरुस्त नहीं है। बता दें कि गौर ब्लॉक के भरवलिया ग्राम पंचायत में तेन्यू मंदिर से भरवलिया गांव तक की सड़क के निर्माण में PWD विभाग द्वारा मानक की धज्जियां उड़ाई गई। हाल ही में जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से मिट्टी के ऊपर ही तारकोल डालकर मानक विहीन सड़क बनाने के कार्य किए जा रहे हैं। और वहीं PWD के ex-EN साहब मानक विहीन सड़क को सही बता रहे हैं। तो ऐसे में ये मान लिया जाए कि मिट्टी के ऊपर सड़क बनाने का ये नायाब तरीका बस्ती जिले के इंजीनियरों ने निकाला है और जनता को सुविधाओं के मामले में बेवकूफ बनाया जा रहा है। सड़क तो बहुत ख़राब बना दिए हैं इस टाइम। 2 महीने बाद ये बारिश होगा ना, उसके बाद ये अपना टूट जाएगा पानी के बहने के बाद। और उसके बाद में इसमें गिट्टी उट्टी तो एकदम बिल्कुल ख़राब और आप सब डाल दिए हैं। मिट्टी के ऊपर सब अच्छे से सही से बना रहे हैं, नीचे गिट्टी उट्टी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल से एकदम ख़राब है रोड। ये पूरा बहुत ख़राब हो गया। क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है। सड़क बनाए जा रही है, उसमें माल अच्छा नहीं, गिट्टी अच्छा नहीं डाल रहे हैं, उसमें तेल भी अच्छा नहीं डाल रहे हैं और उसे मिट्टी पे उसे हल्का गिट्टी लगा दिए हैं। क्या सड़क कैसे चलेगी? क्या चलेगी? बरसात में वो सब खत्म हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ बन रही सड़क?
ये तेनवी मंदिर चौराहे से भरवलिया ग्राम तक। अभी आप लोगों ने कुछ कहा नहीं उनसे जो बना रहे हैं सड़क? कहा, लेकिन उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मार्ग जो है ग्रामीण सड़क का मार्ग है, जो कि गौर ब्लॉक के अंतर्गत तेनवी से भरवलिया मार्ग के नाम से स्वीकृत है, जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है। नवीनीकरण करने से पहले हम लोग उस पर टैग कोड डालते हैं सफाई करके। जो वीडियो चल रहा है उसमें सड़क की तरकीब ठीक है। टैग कोड जो हमारा पड़ता है वेजिटेंट के नाम से पड़ता है उसमें, और जिसका नाम होता है 250 ग्राम पर स्क्वायर मीटर, जो कि केवल बूंद के रूप में डाला जाता है। उसी हिसाब से पीछे किया जाता है, उस पर टिकती से टिक जाती है, और उस पर जितना नार हमारा है उसके अनुसार ही हम लिखने डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, उससे ज़्यादा नुकसान होता है और विभाग को भी अपनी बात देना पड़ती है, नहीं कर सकते। नार के अनुसार हमारा काम हो रहा है। कार की गुणवत्ता परिक्षण करा कर ठीक है, सफाई की जा रही ठेकेदार द्वारा। अगर कहीं कोई कमी पाई जाती है। देखा जाए तो इस तरह की शिकायतें सिर्फ बलिया जिले की ही नहीं है। सूबे के दूसरे कई जिले ऐसे हैं जहां अफसरों की मनमानी की खबरें आती हैं। बहरहाल अगर योगी सरकार को वाकई जनता में सुशासन का संदेश देना है तो सख्त मॉनिटरिंग करानी होगी, वरना जिम्मेदार सरकार की किरकिरी कराने से बाज नहीं आएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।